जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका क्लास लाइव डिस्कशंस जो आपका जो सुन रहे हैं यानी ये देख रहे हैं, ये आपका क्लासेस 2 है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया है, उसका प्लेलिस्ट जल्दी बना देंगे। आप जाकर के एक वीडियो देखिएगा कि ये सारे वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हेल्पफुल होगा। और जितने भी PDF है, हैंड रिटन नोट्स है, सारे यहाँ पर उपलब्ध है। फाइल सेक्शन में जाकर के डाउनलोड करके अपना यूज कर सकते हैं। EVS का नोट्स है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री और फिजिक्स का सारे नोट्स यहाँ पर दिया हुआ है। साइंस का कक्षा 7 और 8 का नोट्स बना हुआ है, नेटेड नोट्स आप जाकर ले सकते हैं। पर्सनली और भी PDF चाहिए तो हमें 790813 यहाँ पर मैं नंबर नोट कर देता हूँ, 7903812557 पर आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा पेड रहेगा, 10-15-20 रुपये कुछ भी नॉमिनल चार्जेस पेमेंट करने के लिए इच्छुक रहेंगे तो ये आकर के मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। फ्री का अगर लेना है तो लाइव कोडिंग इंडिया में जाकर के कई कंटेंट पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर सारे चीज़ों का यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो मैंने लास्ट क्लासेज में आपका लिया था। ये मैंने लगभग 5 से 6 पेज यानी 1 घंटे के आसपास रिकॉर्डिंग कल आपको मिल गया होगा। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं। खिलाफत असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लास्ट वीडियो मैंने जल्दीबाजी में एक गलती दे दिया था। जो राज्यसभा का न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में कोई होता है प्रतिनिधित्व तो उसका 30 वर्ष होता है। मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट रिवीजन देखिए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चला था? तो वारेन हेस्टिंग में। ये मैंने बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, यानी दिमाग के खोपड़ी में छप जाए, जिससे आप BPSC के एग्जामिनेशन जब आप 24 और 25 को एग्जामिनेशन या 26-27 को देंगे तो आपके आंसर सीधे हो जाए, सीधे आप वहाँ पर आंसर टिक कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये ऑप्शन 5 ऑप्शन दिखेगा, लेकिन 5 ऑप्शन से कई लोग डर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नॉन ऑफ दिस या एक से अधिक जो ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको जब आंसर याद रहेगा तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध के सामना किसके करना पड़ता है? हीरोज के साथ। हीरोज नहीं कहा था कि एकमात्र यही योद्धा की तरह लड़ने वाली एक वीर योद्धा थी, यानी कि मर्दों की तरह एक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई को सम्मानित किया गया था, जिनका मृत्यु हुआ था आपको 1858। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा किया गया। गांधी के जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मत से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी। मैं तेज पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर लेक्चर ले लिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कविता है, इनका ही लिखा गीतांजलि लिखा हुआ है। जनरल डायर किस घटना से संबंधित थे? जलियांवाला बाग से। अमृतसर 1919 याद रखिएगा। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनय भट्टाचार्य के नाम से जाना था? महाराजा रंकुम्बा को। सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, जल्दी से हम 10 से 20 मिनट में पता चलेगा आपको। 200-300 क्वेश्चन में कवर कर दूंगा। कौन दार्शनिक भारतीय दार्शनिक की प्रारंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। वेसिन की संधि किसको कहते हैं? 1802 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश गढ़वा को प्रारंभ किया था? प्लासी युद्ध 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। स्वर्ण के मंदिर के किसने बनाया था? अर्जुन देव ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता थी। कब दिल्ली की राजधानी बनाई गई थी? तो 1912 में। कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही है? तो एनी बेसेंट रही है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 1712 में। 712 में। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में। अलोड़ा का विख्यात शिव मंदिर किस वंश में है? किस है? तो बताइएगा, राष्ट्रकूट में। बताइएगा आपका कितना सही हुआ था लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जल्दी बना दूंगा। और इस तरह के आप कोई भी बातें हम नहीं करेंगे, सीधे कंटेंट पर ध्यान देंगे ज्यादा। गुर्जर प्रतिहार वंश का है नागभट्ट प्रथम से। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने हैं समय लौटा देता है? तो 14 दिनों में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 1925 26 जनवरी 1925 को। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय सीधे राष्ट्रीय आय
आपातकालीन आयत यानी कि राष्ट्रीय, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो 352 अभी तक लगाने हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 552, जिसमें 2 मनोनीत होते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। इसी में मैंने बोल दिया था राज्यसभा के लिए 35, बल्कि राज्यसभा के लिए होने चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। कई लोगों ने उस पर कमेंट किया। आई लाइक टू से थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, संविधान सभा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, वो हटा दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत कितनी आयु तक? तो इसमें सारी चीजें आपको कवर करेंगे। तो देखिए अभी टोटल वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया सिर्फ 4 मिनट के आसपास, 1 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन में कंप्लीट किया था, तो लगभग 33-34 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से अगर आपको 1 घंटे भी देखेंगे तो 500 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर देंगे। तेजी से देखते जाइए, क्योंकि आपको रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, आपको पता है रिवीजन लास्ट मोमेंट में इसी से क्वेश्चन छपेगा आपका बीपीएससी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए, और जितने भी दोस्त फ्रेंड है भाई बंधु है सबको शेयर कर दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कब स्टार्ट हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। कब हुआ था? 1905 में के बाद। यानी कोलकाता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक रिपोर्ट किसने बनाया? तो वुड डिस्पैच से संबंधित है। कब अस्तित्व में आया? तो वुड डिस्पैच का 23 मार्च 1931 में किस कार्य के लिए भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई? तो 1929 तक केंद्रीय विधानसभा में बंग फेंकने से। ये रिवीजन सारे क्लासेज है, अब देख लीजिए। इसका मैं आपको बताता हूँ, इसमें सारे कंटेंट हम कवर करेंगे। रीजनिंग का है, जीके का है, और करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी भी है, सारे कंटेंट हम कवर करेंगे। इस तरह का अगर 20-25 लेक्चर भी आ जाता है आपके पास, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे यानी 40-50 घंटे का आ जाएगा लेक्चर, तो नस्ते नाबूद कर दीजिएगा। 80 क्वेश्चन आपको आएगा, 80 में कम से कम आप 65 प्लस या 70 प्लस नंबर आएगा। किस दिन विधेयक को कानून बनाने के लिए उसकी किसकी अनुमति अनिवार्य है? जैसे कि लोकपाल बिल आया, ये सारे कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति प्रधानमंत्री को लेना पड़ता है? तो राष्ट्रपति के। संसद का अंग क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी को तोड़ दीजिए। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये चेंज हो गया, 28 है। लोक से लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो संसद को। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त करता है? तो 1858 को। 1858 में भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो 52%। जूट सबसे अधिक उत्पादित कहाँ होता है? तो बंगाल में। बंगाल में। भारत में मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो नैनी इलाहाबाद से। कई बार जगह का नाम पूछता है तो नैनी याद रखिएगा, नैनी नैनी नैनी। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। विषुवत रेखा निम्न में से किस शहर देश से होकर गुजरती है? तो ब्राजील से। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। कोटोपैक्सिस कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सिस इक्वाडोर में। कोटोपैक्सिस इक्वाडोर में। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का अच्छा कंटेंट है। चलिए, ये बार बार रिपीट होती है क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजेल। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज। इस पर मैं एक आपको कंटेंट दूंगा, हैंडरिटन नोट्स जल्दी आपको 6 से 7 दिन में मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ जहाँ आप ज्वाइन हुए हैं A2Z लाइव ग्रोइंग इंडिया का नाम सर्च कर करके आप वहाँ पर स्थिरता से शांति से बैठे रहिएगा। अगर पेड कोर्सेज लेना है तो पेड लीजिए, अगर फ्री में है तो फाइल में देख करके सारी चीज़ें नोट्स बनाते चले जाइएगा। निश्चित रूप से 100 प्लस या 200 प्लस यहाँ से सिलेक्शन होने वाली है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील है। ये ज्योग्राफी के जितने भी कंटेंट है बार बार रिपीट होती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची होती है? तो एंडीज होती है। उत्तर दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला रेखा क्या होता है? उत्तर दक्षिण कोरिया। जब भी मोटे की याद कीजिएगा, मैंने बताया था मोटा उसका जो है राष्ट्रपति जो भी है, तो उसका 38 इंच का उसका कमर है, यानी 38 समांतर होगा। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी को तोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। भारत के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो असंतुलित विकास, बी ऑप्शन से आ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के पीछेपन का सर्वप्रथम कारण क्या था? तो
सबसे विशाल जनसंख्या के कारण होता था। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद GNA और GDP में क्या अंतर है? तो आपका ये अंतर है शुद्ध अप्रत्यक्ष, यानी कि 1 सेकंड रुकिएगा, 8 नंबर पर आ चुके हैं। तो इसमें है विदेशों से प्राप्त निकल आय का अंतर होता है। थर्ड ऑप्शन सही आएगा, थर्ड ऑप्शन सही आएगा। देख सकते हैं एवरेज कितना स्ट्रांग और फास्ट चल रहा है। 10 मिनट में आपका 60 क्वेश्चन है, यानी पर मिनट 6 क्वेश्चन, तब कि मैंने देख 2 मिनट आपसे बकैती भी किया है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना प्लान की अवधारणा के सर्वप्रथम समर्थन किया गया था? तो गुन्नार मेडल द्वारा। चलिए, कुछ बकैती नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन पर सिर्फ नस्ते नाबूद करते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पाद को सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त हुई थी? 1888 से 89 में। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का पर्दाफाश नहीं था? तो गुन्नार मेडल नहीं था, बाकी सारे को जान लीजिएगा। राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ होता है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्थान होता है, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय गणना किस मूल्य वर्धित विधि निम्न में से क्या कहलाती है? तो ये सारी चीजें कहलाती है शुद्ध उत्पाद विधि, उत्पादन विधि, क्षेत्रानुसार उत्पादन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको नस्ते नाबूद करते हुए वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड के कारण। अमोनियम क्लोराइड के कारण क्या होता है? एक समान शुष्क में विद्युत अपघटन होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु जो तरंग होता है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकीर्णन करता है। जब छोटा आदमी ज्यादा उछलता है तो वही होता है, नीला चेहरा हो जाता है। इसी तरह से याद रखिएगा, आकाश नीला क्यों होता है? जो क्योंकि लघु जो तरंग वाले लोग थे वो ज्यादा ही प्रकीर्णन फैलना शुरू कर दिए। चलिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर के बराबर। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारंगतता। कमरे में रेफ्रिजरेटर अगर दरवाजा या पंखे खोल के जाएंगे तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर विखंडन करता है, यानी आधारित होता है? तो नाभिक के विखंडन पर। 1 पिको बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। सर सीवी रमन को भौतिक आविष्कार पुरस्कार 1930 में मिला था। पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी पर एक क्वेश्चन आता है, सबसे न्यूनतम किस डिग्री पर आयतन उसका न्यूनतम किस पर होता है? तो आयतन इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है, घनत्व मैक्सिमम होता है। क्योंकि आयतन बराबर होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, यानी कि घनत्व के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयतन होता है। चलिए, चंद्रमा के प्रकाश को धरती की सतह पर आने में लगभग 1.3 सेकंड लगता है। प्रकाश का शून्य काल कितना होता है, यानी प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फ्यूज का तार क्या होता है? विद्युत का उसमें प्रभाव करता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 80 क्वेश्चन लगभग 12 मिनट में नस्ते नाबूद कर दिया। चलिए, अब इस पेज को मैंने कल बता दिया था, फिर भी मैं तेजी से रिवाइज कर रहा हूँ कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और आपको हम सिर्फ मुझे व्यूज से मतलब नहीं, कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है नौकरी पर या फिर कई ऐसे चैनल, नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ, जो व्यूज के लिए कभी गर्ल्स का कंपटीशन कितना है, जेंट्स का कंपटीशन कितना है, कट ऑफ कितना जाएगा, इस पर लगातार वीडियो जा रही है। और सब वीडियो देखने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। मैं अभी बता रहा हूँ, पढ़ाई कीजिए 2 से 3 घंटा 4 घंटा आप पढ़ाई कीजिए। मैं एसपीडी बुक से ले रहा हूँ, एसपीडी बुक आप भी उठाइए और साथ में मेरे साथ ही क्वेश्चन लगाइए, और साथ ही या फिर अपने पास सेल्फ स्टडी कीजिए। किसी का बुक मत वीडियो देखे, ना मेरा देखे ना किसी का। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। अगर लगता नहीं अच्छा है तो डिसलाइक करके आप जाइए, पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट लाइए, और आकर के हमारे चैनल का ग्रुप हमेशा खुला रहेगा। और बोलिए सर मैंने सिलेक्शन पा लिया है। अपना 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनाइएगा, जब ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा मुझे बहुत ही खुशी होगा। चलिए, सीधे हम नस्त नाबूद करते हैं। 1-2 मिनट मैंने आपका खाया, सॉरी फॉर दैट वन, बट मोटिवेशन के लिए आपको बोलना पड़ता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया अच्छे से। पूरी जो जगन्नाथ मंदिर है स्थित है, वो गंगवंश के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। बंगाल में देश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप बता सकते हैं, अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो आप अपने अनुसार सेटिंग में जा करके
अपने अनुसार सुन सकते हैं। अब थोड़ा तेजी से चलेगा, रॉकेट के स्पीड से चलेगा तो सुनते जाइएगा। रॉकेट के स्पीड से इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि धीरे से मैंने ऑलरेडी इस पर 1 घंटा टाइम दे चुका हूँ। चलिए, पुरी जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर के नंद गंगवंश के द्वारा, वह बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर जानते हैं। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती बनाने के दर्पण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे है। खजुराहो का मंदिर 1000 पुराना वर्ष है। हाथी गुफा पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप सुनते जाइए। ये एसपीडी का पहला बुक का है, पहले पेज का, सॉरी। चलिए देखिए, जहाँ दिख रहा है आप देखिए। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। कोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। होम्योपैथिक दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। हैनीमैन इसका संस्थापक है, यानी गॉड फादर इसका कहलाता है। होम्योपैथिक का फादर सैमुअल हैनीमैन कहलाता है। आगे देखिएगा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पाल्स एस वक है। भारत का प्रथम उद्योग मिसाइल जो है पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान अकबर है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ। अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री मसलिमपट्टनम में 1611 में स्थापित किया। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसलिमपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। आई होप कि क्लियरली दिख भी रहा होगा, आप सुनते जाइएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निकर्षण हेमेटाइट से होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नैना सेवा मुंबई में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 को हुआ था। की सिफारिश पर भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि का इकाई डेसिमल है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। नंद वस्त्र के संस्थापक श्री गुप्त है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। श्रीनिवास पारा का है। इसके करो मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। दिल्ली 1912 दिल्ली जो भारत की राजधानी दिल्ली जो 1912 में बनी। होम्योपैथिक के जनक जो है या फादर जिसको कहते हैं सैमुअल हैनीमैन है। हेलीवीड का भव्य मंदिर होयासिल द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है। कांच से गुजरने वाले प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी होती है। लाल सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना रॉकेट के स्पीड से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सब सही सही बताइएगा। बहुत ही रॉकेट। और भी तेजी कर दूं क्या? लगता है ना कि साल कभी कभी मैं ही भगवान हूँ, ऐसा कभी कभी लगता होगा ना जब ज्यादा पढ़ लेते होंगे, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा गलतियों से। चलिए, चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है, जैसे असम में। कांच में से गुजरने वाले प्रकाश के बैगनी दृढ़ होते। कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। किस तरह से याद करवाया था आप जाकर देख लीजिएगा। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है। भारत मानव विकास का प्रथम काल पाषाण काल है था। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। इसके बारे में इतिहास के जो मैं तथ्य बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि का आविष्कार पुरान पाषाण काल है। अगर उपयोग पूछेगा तो नव पाषाण बोल दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। अब ये मैं जो आपको बता के चल रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आंसर बताना है। तो इसी तरह से मैं आपको समझाता जाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग में आकर आपको ऑलरेडी मैं नस्तनाबूद आपको लाइव आकर के बताता हूँ। से 8 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, आप जाकर के प्लेलिस्ट देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। अग्नि का आविष्कार पुरान पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा लगाया गया प्रथम अनाज कौन सा था? तो गेहूं था। आई होप आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। चलिए, थोड़ा सा इस तरह से बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए।
सबसे पहले कुत्ता पालतू जो जानवर है वो कुत्ता है। पुरान पाषाण का काल 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। महापाषाण काल के प्रमुख नेता है मरुगन है, मुरुगन है। हेरोडोटस इतिहास का पिता है, जिसको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। आपको ज्ञानी मानव होमोसेपियन का प्रवेश 30 या 40,000 वर्ष पहले हुआ है। पूर्व पाषाण का युग में जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। सर्वप्रथम मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। नवपाषाण काल का प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरान पाषाण काल के लोग आखेट एवं खाद्य संग्राहक थे। सिंधु घाटी सभ्यता खाद्य आद्य ऐतिहासिक काल की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित था। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मिशेल ने 1826 में दी थी। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मिशेल ने 1826 में दी थी। हड़प्पा की खुदाई रावी नदी पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में और 1921 में किया गया था। 1921 में किया गया था। आई होप कि क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा। मैं तेजी से बोलते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझना नहीं है, समझते जाना है और दिमाग के खोपड़े में घुसाते जाना है। चलिए, जिंदगी बहुत आसान है ना। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप 6 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आने वाले टाइम में निश्चित ही आप तैयार रहिएगा। 12 घंटा लेबर की तरह खटना पड़ेगा और शायद इतना मान सम्मान और इतना पैसा भी नहीं मिलेगा। अस्थायी शिक्षक बनने का मौका मिला है तो इसको नस्ते नाबूद कर दीजिए। 1,70,461 जो वैकेंसी आया है ना, हम अपने इतिहास में नहीं देखे हैं इतना वैकेंसी, और शायद आपने भी नहीं देखा होगा। जितना भी एज हुआ होगा आपको पता होगा। आपको कितनी एज है? 40 साल है कि 50 साल है, कितना है वो आपको पता होगा। और इतने एज में आपने कहीं भी किसी राज्य की वैकेंसी, खासकर राज्य की वैकेंसी आपको नहीं देखा होगा। तो इसमें अपना एक सीट कंफर्म कर लीजिए। मत सोचिए कि 1,70,461 सीट है, उसको बोल दीजिए सबको एक सीट मेरा है, बाकी अपना अपना देख लो, बाकी अपना अपना देख लो। चलिए, थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी है क्योंकि एनर्जी मिलता है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के आद्य ऐतिहासिक काल की थी। सिंधु सभ्यता की क्या था? शहरी सभ्यता था। सिंधु घाटी की सभ्यता लोगों को मुख्य व्यवसाय कृषि थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इसको मैं एक ही बोल रहा हूँ, एक ही बार, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में 3-4 बार बोल चुका हूँ और सब नस्ता नाबूद हो चुका है। जो लोगों ने वीडियो देखा हुआ उनको पता है, अगर नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज उसको 2 से 3 बार देखिएगा और इस वीडियो को भी 2 से 3 बार देखिएगा। अगर आपने देख लिया तो आपका बेला पार है। और 80 नंबर में, कई लोग बोल रहे हैं इसमें कम ही नंबर आएगा, बिल्कुल ही 80 नंबर प्लस आएगा जीके से आपका, और आप कम से कम 65 प्लस लाएंगे, इतना गारंटी है। और मैथ्स रीजनिंग का मैंने भी नस्तो नाबूद कर दिया है, 35 प्लस लेकर आएंगे। दोनों मिला करके देख ही रहे हैं कितना हो रहा है। 100 प्लस अगर ले आएंगे ना, टिक लगा करके आ गए, 1/4 निगेटिव है, 10 निगेटिव अगर मान भी लीजिए हो गया तो भी आपका काट छाट कर कितना बनेगा? 82 83 प्लस बन जाएगा। किसी भी कैटेगरी में आप अपना सीट डीओपी जो आपने डाला है, डीओपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी, किसी का डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी भागलपुर होगा, गया होगा, पटना होगा, या नवादा होगा, नालंदा होगा, और आपके घर के बगल में 5 किलोमीटर में जॉब मिलता है ना, तो इससे बढ़िया कोई जॉब नहीं होता। और उससे बढ़िया शिक्षक का सम्मानीय जॉब होता है अगर आपने इज्जत से काम किया होगा तो इसका वैल्यू समझिए, इज्जत समझिए और मेहनत कीजिए। कई महिलाओं के लिए बोला कंपटीशन 44,000 इतना, ये सब मत ध्यान दीजिए, अपना सीट दे पक्का कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। हड़प्पा की खुदाई रावी नदी पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। सिंधु सभ्यता का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है? मैंने कल भी बताया था, 13 लाख से सिर्फ 400 कम कर दीजिएगा, वही है वर्ग किलोमीटर। 13 लाख से ठीक 400 से कम कर दीजिएगा, वही आपका है आपका। चलिए, आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अपने के, हाँ यहाँ दिख रहा है, ये देखिए ना, काहे नहीं दिख रहा है? यहाँ देखिए दिख रहा है, बिल्कुल रूप से दिख रहा है। हड़प्पा के लोग क्या हैं? हड़प्पा के लोग लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा से प्राप्त मुद्राओं का गरुड़ पर अंकन मिलता है। डॉक्टर आर बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में मृतका यानी आर डी बनर्जी जो है, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों की टीला की खोज 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत नगाड़ है, जो कि
11.88 मीटर लंबा, 7.0 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्नानागार उस आपको मिला है यहीं पर। और सिंधु घाटी की सर्वप्रथम राजधानी क्या था, तो मोहनजोदड़ो थी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट चलिए, यहीं पर मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। सर्वप्रथम स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ पर प्राप्त हुआ था आपको, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया, जिसको आधुनिक इराक का अर्थ था दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया यानी मेस का गया, दोनों नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं मेसोपोटामिया। चलिए लास्ट पॉइंट नेक्स्ट पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते हैं, पशुपति की पूजा करते हैं। पशुपति को यानी कि शिव भगवान का ही एक रूप है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल क्या है, कालीबंगन राजस्थान में। चलिए इस तरह से आप रिवाइज कर देंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने आज रिवाइज कर दिया, एक पेज और मैंने कल पढ़ाया था और यहाँ तक मैंने कल कंप्लीट किया था। आई होप कि आपको सबको समझ आ रही होगी। जितने लोग आज ज्वाइन किए हैं फर्स्ट टाइम, आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, कल रिवाइज करूंगा तो फिर इसको कवर कर लेंगे तेजी से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने 25 मिनट तक रिविजन के लिए पॉइंट्स ऑफ व्यू देखा है और अब हम पढ़ेंगे नया चीजें। जो जो अब लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो अपने आपने हाँ कमर कस लीजिएगा और नोट्स आप पेन कॉपी के साथ लिखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम यहाँ पर नोट भी करवा सकते हैं। चलिए ये पेज नंबर आपका दिख रहा होगा, 4 नंबर पेज है, तो इससे पहले मैंने 3 पेज तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आई होप कि जितने भी लोगों ने देखा होगा तो उनको समझ आ रही होगी। बीच में अहम पॉइंट्स है, पहले इतिहास के बीच वाला पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था, इंद्र, और प्रिय पशु घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सर्वाधिक प्रिय देवता आपका इंद्र है और पशु घोड़ा था। महाभारत का अन्य नाम जयसंहिता था, अभी मैंने इस पर क्वेश्चन भी किया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आई, जिसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र जो आपको मिलता है, कई लोग होते हैं अलग अलग गोत्र वाले, आप अपना बता सकते हैं कौन सा गोत्र है। आप गोत्र व्यवस्था प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल में आई थी, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत में। सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को हिंद या इंडिया से संबोधित किया। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही बताया था, यूनानी ही बताया था कि हिंद या इंडिया को संबोधित किया था, इंडिया से संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा और जितने भी दोस्त फ्रेंड है सबको शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को इंडिया और इन शब्द दिया था। उत्तर वैदिक काल के लोगों को मुख्य आजीविका कृषि थी। उत्तर वैदिक काल में ही मुख्य आजीविका के लिए कृषि थी। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। गौतम धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ का घोड़ा कंतक एवं सारथी चांद था। घोड़ा क्या था, कंतक। घोड़ा का नाम भी कई बार पूछ देता है तो उसका नाम है कंतक। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का घोड़ा का क्या नाम था, कंतक। और सारथी जो है चांद। सारथी के कारण, सारथी घूमने के कारण जब पता चला था कि 4 चीजों को देखने के बाद इनको वियोग हुआ और 29 की एज में घर को छोड़ को त्याग करके चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, 5-6-3 में। याद रखिएगा 5-6-3, 5 और 6 का आधा होता है 3। तो कई लोगों को याद नहीं होता है इसलिए बताता हूँ। 5 और 6 का आधा क्या होता है 3। 5-6-3 में यानी कि 563 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। तो ज्यादातर ये आता है, कपिलवस्तु नहीं आता, लुम्बिनी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से क्षत्रिय वंश के थे। शाक्य कुल यानी क्षत्रिय वंश के। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था और पत्नी यशोधरा थी। ये बार बार रिपीट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया। माता महामाया, माया रूप होती है माता का, तो महामाया। और यशोधरा है आपकी पत्नी का नाम। गौतम बुद्ध का पालन पोषण गौतमी ने किया था, कि सौतेली माँ ने, क्योंकि उनके साथ में ही दिन उनकी माँ जो थी महामाया का
एक्सपायर हो गई थी, यानी कि देहांत हो गया था, शरीर त्याग चुकी थी। गौतम बुद्ध के बड़े भाई का नाम देवदत्त, चचेरा भाई था। देवदत्त का यूज होता है, यही इनका सारथी के रूप में काम करते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल 28वें वर्ष में हुआ था। 28वें वर्ष में उनको गौतम बुद्ध के पुत्र हुआ था, और जब वो 1 साल का बच्चा भी ना हुआ होगा तो तब वो ये घर को छोड़ के, घर को त्याग करके चले गए थे। गौतम बुद्ध ने 29 की आयु में गृह त्याग किया, जो कि महाविनयकुंभ कहलाता है। गृह त्याग करने की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलाम कलाम थे, अलाड़ कलाम थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर गया के निकट अरुल बेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर गया के निकट उरुबेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आप याद रखिएगा, एक एक लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। गौतम यानी बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? निरंजना नदी के तट पर गया के निकट अरुलबेला नामक स्थान पर, अरुलबेला बोधि वृक्ष के नीचे हुए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी, यूपी में पड़ता है, में दिया, जो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में, श्रावस्ती में, कौशल में दिया था। कहाँ पर सबसे ज्यादा दिया था? पाली भाषा में और श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में। गौतम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। वो उनकी मौसी जो थी, यानी कि सौतेली माँ या मौसी जो भी कहिए, तो इन्होंने ही किया था, क्योंकि उनके पिता जो शादी कर रहे थे उनके ही बहन से, अपने जिसको कहते हैं साली। त्रिपिटक का संबंध गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध अष्टांगी मार्ग का संबंध क्या है? गौतम बुद्ध से। अष्टांगी मार्ग का संबंध क्या है? गौतम बुद्ध से। त्रिपिटक, अष्टांगी, ये सारे हैं गौतम बुद्ध। त्रिपिटक, अष्टांगी। एक अध्यायी करके एक बुक आती है जिसको पाणिनि ने दिया था। पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण का बुक है, हिंदी व्याकरण। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण शायद। जातक कथाएं बुद्ध के 2 पूर्व जन्मों से संबंधित है। जातक की कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक बुद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायियों में से बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। गौतम बुद्ध का निधन 483 में हुआ था, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 में हुआ था। 483 में हुआ था। 4 दूनी 8 और 3 याद रखिएगा। 83 यानी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बिहार गया में हुआ और मृत्यु हुआ कुशीनगर में। सबसे ज्यादा उन्होंने अगर स्टार्ट किया था भाषण देना, यानी कि कह सकते हैं जिसमें पहला उपदेश तो उसको सारनाथ में, वाराणसी में, और सबसे ज्यादा भाषा श्रावस्ती में, पाली भाषा में दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि वो दिमाग के खोपड़ी में छप जाए। और ये सारे त्रिपिटक, अष्टाई जो अष्टांगी, ये सारे जो हैं आपके गौतम बुद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। धर्मचक्र परिवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति। धर्मचक्र पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मैं दिखा देता हूँ। पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। एक साथ याद कर लीजिए, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और फिर महापरिनिर्वाण। ओके, निर्माण यानी कि शरीर के त्यागना, शरीर त्यागना। और सबसे ऊंचा, उसके बाद सबसे ऊंचा गौतम स्तूप लहासा तिब्बत में स्थित है। लहासा, लहासा का आपने देखा होगा पटना में, जब आप गांधी मैदान में लगता है, लहासा के स्वेटर से ठंडो टाइम में, या फिर कोल्ड जितने भी आते हैं क्लोथ, वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। लहासा मार्केट लगता है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा गौतम बौद्ध स्तूप तिब्बत में लगता है। सांची मध्य प्रदेश में गौतम कला एवं मूर्ति कला के निरूपण करता है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? वानभट्ट। बुद्ध चरित के लेखक वानभट्ट। बुद्ध बो है और इसका बो है, ठीक है, याद रखिएगा, बो। बुद्ध चरित वानभट्ट। बुद्ध का समकालीन कौन था? कंफ्यूशियस था। कंफ्यूशियस था।
सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अर्थशास्त्र का संबंध कानून से है। अर्थशास्त्र का संबंध कानून से है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिकली थोड़ा काफी लोग वीक होते हैं, और जब भी होता है तो एक लो वाले स्टूडेंट को पकड़ते हैं, बताओ भाई इसका हिसाब क्या है, तो कानून से संबंधित है। याद करने के लिए बताया। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे, और ये वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर, अब पहला संस्थापक पूछे तो बोलेंगे ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है, आपके खोपड़ी में छप गया होगा। और ये 24वें तीर्थंकर है, कौन है? महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो पावापुरी में। चलिए थोड़ा जानते हैं। महावीर का जन्म क्षत्रिय घराने में 540 ईस्वी में 540 ईस्वी में हुआ है। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ है। कहाँ पर? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ है। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। तो समझ आ रही होगी, जितने भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग टाइप से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसपीडी आपके पास सभी लोग के पास लगभग होगा। अगर नहीं है तो ले लीजिए, अगर नहीं भी है, अगर नहीं भी लेना चाहते, क्योंकि लगभग 150-200 रुपये का आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ ए टू जेड लाइफ ग्रोइंग इंडिया टेलीग्राम चैनल में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है। लगभग 80-90% अपना कंटेंट जो भी है, और मैंने सारी चीज़ें फ्री में कॉस्ट में दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मैं चार्ज ले रहा हूँ। इसलिए चार्ज ले रहा हूँ ताकि उसकी वैल्यू आप दे सकें। उस पर मैंने मेहनत किया है, नो डाउट। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो सारी चीज़ें पीडीएफ या नोट्स या नोट्स तैयार होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। महावीर के पिता जो हैं वो भी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का पुराना नाम है सिद्धार्थ, उसी से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा, बस याद रखने के मैं इनका रिलेशन जोड़ रहा हूँ। ऐसे कोई रिलेशन नहीं है उन दोनों के बीच में, और एज का भी गैप है। महावीर के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। माता का नाम तिरसला है। पत्नी यशोदा है। पत्नी सेमी है। यशोदा उसमें भी थी, इसमें भी यशोदा है, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदि आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे, मैंने अभी बताया। और आदि प्रवर्तक यानी सबसे पहला प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर को 12 वर्षों के बाद ज्ञान केवल की प्राप्ति, यानी जिसको कहते हैं ज्ञान यानी केवल की प्राप्ति, जम्बिक ग्राम में, ये जम्बिक ग्राम में कहाँ पर प्राप्त हुआ? जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के, यहाँ पर थोड़ा मिट गया तो याद रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष 1 मिनट में देख लेता हूँ। चलिए फिर से बता देता हूँ। महावीर को 12 वर्षों के बाद ज्ञान केवल, जिसको कहते हैं ज्ञान को ही केवल कहते हैं, केवल की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर आपको प्राप्त हुई थी। महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनको पुत्री हुआ प्राप्त हुआ जिसका नाम प्रियदर्शनी, या दामाद जो हुआ था जमाली। दामाद यानी जमाली, यानी दामाद जो जब भी आता है घर पर जम जाता है, इसलिए याद रखिएगा जम के खाता है जम, और क्या खाता है? गुलाब जामुन खाता है। तो महावीर के पुत्री का नाम प्रिय दर्शनी होता है, और पुत्री हमेशा प्रिय होती है, इसलिए प्रिय दर्शनी है। और दामाद जो है जम के आता है और खाता है, और रसगुल्ला गुलाब जामुन खाता है, इसलिए जमाली। तो याद रखने के लिए मैं अपना बना रहा हूँ, आप इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली ही बना था, इसका दामाद ही बनाया था। और उसमें देखिए गौतम बुद्ध की माता यानी, या फिर सौतेली माँ, या फिर मौसी भी कह सकते हैं, वो उनकी गौतमी बनी थी। ये क्वेश्चन आता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी देगा आपको। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण आपका किस धर्म से है? तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं। अहिंसा, सत्य, हस्ते और ग्रह पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे, जिसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर ने छोड़ा। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्रा में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई? तो पाटलिपुत्रा में। और गौतम बुद्ध का हुआ था पहला सारनाथ में, जिसको महापरिनिर्वाण महान क्या कहते थे? चलिए नेक्स्ट है। महावीर के प्रथम जैन भिक्षु है पद्मावती। महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश आपको पावापुरी में में प्राकृतिक भाषा में दिया था। उन्होंने पाली भाषा में दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है किसके शासन में महावीर और बुद्ध दोनों ने
अपना उपदेश दिया था, तो आपका बिंबिसार लगेगा, बिंबिसार। महावीर और बुद्ध जो है दोनों बो है, यहाँ भी बो है, यहाँ भी बो है, और किसके शासन, बिंबिसार में। तो ट्रिपल बी हो गया, ट्रिपल बो हो गया। ब ब ब महावीर, बुद्ध और आपका बिंबिसार। ठीक है। नेक्स्ट, मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। हर्षवर्धन पुष्पमुति संघ का शासक था, जिसकी राजधानी कनौज थी। हर्षवर्धन 7वीं सदी में पुष्पमुति संघ वंश का शासक था, जिसकी राजधानी कनौज थी। कोणार्क धर्म का निर्माण, कोणार्क मंदिर का निर्माण आपका 1245 ईस्वी में उड़ीसा में 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 में उड़ीसा में 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के राजा यानी केसरी ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अवंती वर्मन चोल गंग ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अवंती वर्मन चोल गंग ने करवाया था। शिव से संबंधित खजुराहो मध्य प्रदेश के मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में चंदेलों ने द्वारा किया गया था। शिव से संबंधित खजुराहो मध्य प्रदेश का मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में चंदेलों द्वारा किया गया था। मालमपुरम में स्थित विख्यात तट मंदिर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। मालमपुरम में स्थित विख्यात तट मंदिर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर के मूर्ति का निर्माण चामुंडाराय ने करवाया था। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडाराय ने करवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल 985 से 1014 ईस्वी में करवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने 985 से 1014 ने किया था। मदुरई स्थित मीनाक्षी निर्माण आपका तिरुमलाई नायक ने करवाया था। नालंदा बौद्ध विहार विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार सबसे पहले क्वेश्चन आता है कहाँ पर है? तो हैदराबाद में 1591 में है। और बताइए दोस्तों मोहम्मद किसने बनाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट पर है ये, आई होप कि याद हो गया। चंगेल खां के नेतृत्व में मंगलों ने भारत पाक इल्तुतमिश के शासन में काल में हमला किया था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगलों ने भारत पर इल्तुतमिश के शासन काल में हमला किया था। चंगेल खान के किसके नेतृत्व में आके हमला किया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। जीता कौन था? अंग्रेज। तो इसी के बाद पता चल गया था कि हम लोग गुलाम बन चुके हैं। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में 468 वर्ष में हुआ था। आई होप की क्लियरली समझ आ रही होगी। जितने लोग देख रहे होंगे व्हाट्सएप कर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते ही आप इसको बेल घंटी के दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करके लाइक करके, और हमें जितने लोग और जितने भी फ्रेंड है उस सबको शेयर कर दीजिए।
चलिए ये क्वेश्चन आपको छपेगा, ये जान लीजिए। सर्दियाँ ओलंपिक खेल कहाँ पर 1924 में आरंभ हुआ था। लेट शब्द का संबंधित है बैडमिंटन से। लेट संबंध लेट LAT लेट लेट संबंध हुआ है बैडमिंटन से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ में? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मुख्यालय वियना में है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अम्ल आग्नेय सेलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय सेलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी की घाटी कितना पर है? तो 4667 यानी 4667 किलोमीटर लंबी है। याद करने के लिए आप याद करिएगा 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे बड़ी परत क्रोड कहलाती है। सबसे बड़ी परत क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बड़ी परत क्रोड कहलाती है। भारत सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बना या सदस्य बना। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। आई होप की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। 49वीं समांतर रेखा भारत और कर्नाटक के बीच स्थित है। भारत और कर्नाटक के बीच स्थित है 49वीं पर समांतर रेखा। और सबसे बड़ा तटीय जो देश है, वो सबसे ज्यादा समुद्र से सटा हुआ देश है आपका कनाडा ही है। प्रोटीन का एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्था कोलकाता में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा आपका कौन है? होगा एशिया होगा। ब्राजील के आर्द्र वनों को सेलवास कहते हैं। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को सेलवास कहते हैं। पेटागोनिया का मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सिक्के शीशे के सिक्के सातवाहन। शीशे 100 आ जाएगा तो याद रखिएगा। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश के ने गढ़े थे। सिक्के ओके। शीशे के सिक्के सातवाहन से संबंधित है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। बच्चा मनुष्य का पिता है, यह बात वर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वर्ड्सवर्थ ने कहा था। वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम एन रॉय ने की थी। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत एम एन रॉय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई है। तो कब से चुनाव प्रमाण पत्र जरूर मिलता है? मतदाताओं का परिचय प्रमाण पत्र करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में प्राप्त हुआ था। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। संविधान सभा के संशोधन में राज्यसभा लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज कर है। स्टेट ड्यूटी जिसको कहते हैं ना, स्टेट का ड्यूटी यानी कि स्टेट कर लगाता है। राजस्व कर जिसको कहते हैं। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थान है किसान घाट। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च
1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था, तो आप दोस्तों बताइएगा। 22 मार्च 1957 को। योजनाबद्ध व्यवस्था अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचारों को कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर से संलग्न है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को संलग्न है, यानी जोड़ता है। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यात्री क्या है? अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्षयान अपोलो 11 था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 6000 किलोमीटर है। 6000 किलोमीटर है। सिम्पीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। सिम्पीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन का। काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और अमोनियम पाए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके शेयर करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर प्राप्त करना है और नोट्स प्राप्त करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। लगभग सारे सब्जेक्ट का मेरे पास तैयार हो चुका है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स और मैथ्स रीजनिंग, तो हम आपको नस्तनाबूज कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। 120 में मैक्सिमम नंबर कोशिश कीजिएगा लाने के लिए। प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है कि किसी के कम नंबर आ रहा है, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा और पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको हेल्प करेंगे किस तरह से आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और बताएगा किस प्रैक्टिस सेट को हम जल्द से जल्द इसको और कंप्लीट करें और तेजी से स्टार्ट करें। आप बता सकते हैं। मेरे पास सारे प्रैक्टिस सेट ऑलमोस्ट उपलब्ध है। किरण का है, प्लेटफॉर्म का है, ट्यूटोरिया का है और 5 ऑप्शन वाले प्लेटफॉर्म का भी उपलब्ध हो गया है। तो या रंजीत सर का या फिर राहुल वैद्वान का है। सारे मेरे पास है कंटेंट उपलब्ध। जैसे जैसे टाइम मिलेगा सबका वीडियो बनेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी बुक का तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बुक दिखा देता हूँ, एक सेकंड। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ। ये सारे देखिए बुक्स हैं 1 to 5 के लिए। इसके बुक्स के लिए मैंने कई नाबूद कर दिया है। 8 सेट तक मैंने बनाया है। इसको जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट में। मैथ्स के लिए फॉर्मूला के लिए बुक है। इस बुक से मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं। और बीपीएससी के लिए सॉल्व पेपर जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, इसके साथ भी कवर करेंगे हम। और ये आपका ये है आपका रेलवे के लिए जीके जीएस का ये संग्रह है। और ये आपका गाइड के रूप में आपका है। रणजीत सर का ये बुक्स काफ़ी अच्छा है। और ये सारे हैं जितने भी, और मैंने इसमें सिर्फ 3-4 बुक लिया। और भी सारे बुक्स हैं जिसका मैं आपको कभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। और ये सारे बुक्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके 10 रुपया 20 रुपया जो भी आपको इच्छा है, कम से कम आप एक सगुन के तौर पर एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप 11 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा इसी नंबर पर। आप पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा या आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में अब हमें स्क्रीनशॉट ही कम से कम आप 11 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी करने की इच्छा आप कर सकते हैं। आप पेमेंट करके सहयोग कीजिएगा। जितना भी आप सहयोग कीजिएगा उतना ही तेजी से हम सारे कंटेंट आपका अच्छे से कवर करेंगे और मैक्सिमम नंबर हम आपको कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, और जिन लोगों को अगर आप चाहिए ऑफिसर एकेडमी का 7000 जो MCQ है, जो कि आपको या जितने भी नोट्स है सब्जेक्ट बाय, वो भी मेरे पास उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए तो हमें आप कांटेक्ट करके मिनिमम 10 रुपये 20 रुपये जितना भी पेमेंट करना है, ये सारे MCQ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ क्लास नोट्स है वो भी हम आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। हालांकि ये चीज़ें आपको पर्सनली देंगे क्योंकि ये पर्सनली है, वो मैंने आपको भी सारे पर्सनली आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ये रहेगा आपका टेलीग्राम का लिंक है। इसमें कई लोग जुड़े हैं, कई लोग इसमें अपने अपने कंसर्न और अपने अपने नोट्स यहाँ से ले पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए।